प्रिय छात्रों नमस्कार। हिंदी पाठ सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज का जो विषय है, शीर्षक है, वो है वाक्य विचार, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज बच्चों हम वाक्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा। वाक्य कहते किसे हैं? तो वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। तो शब्दों के समूह को यहाँ पर वाक्य कहा है। और उसके आगे थोड़ा और चलते हैं। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब उसने ये कहा कि वाक्य में क्रिया का होना भी आवश्यक है और एक पद समूह का भी होना आवश्यक है। तो उस पद समूह में पूरे में अगर हम बात करें तो उसमें कर्ता भी आता है, कर्म भी आता है और क्रिया भी आती है, और कारक से संबंधित जो शब्द होते हैं उनका भी इसमें जो है वो भी इसी पद समूह के अंतर्गत आते हैं। तो सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, मतलब जो वाक्य में शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है और होना चाहिए, और उनके वाक्य में प्रयोग होने का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। जैसे हिंदी वाक्यों की रचना में पहले कर्ता होता है, फिर काम होता है, फिर उसके बाद क्रिया होती है। तो इस तरह से जो है व्यवस्थित समूह रहता है उनका, तो उसका होना अपेक्षित है, और वह पूरे अर्थ को प्रकट करने वाला हो उसको हम वाक्य कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, तो पूरा वाक्य है। विजय करता है, खेल रहा है क्रिया है, बालिका है करता है, नाच रही है क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाक्य के भाग। अब भाग कौन से होते हैं वाक्य के? तो यहाँ बताया गया है 2 भाग होते हैं वाक्य के, मतलब जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता भाग, विधेय का मतलब है कर्म और क्रिया भाग। तो उद्देश्य का अभिप्राय ये होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो विधेय का अर्थ होता है कि जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, तो मतलब कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो जैसे राम खाना खाता है, तो इसमें जो किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में कहा जा रहा है। तो राम जो है यहाँ पर उद्देश्य है, और वो खाना खाता है ये जो भाग है वो विधेय के अंतर्गत आता है कि राम के विषय में कहा क्या जा रहा है। तो कहा ये जा रहा है कि वो खाना खाने का काम कर रहा है। तो इस तरह खाना खा रहा है प्रेडिकेट विधेय में आएगा और उद्देश्य में आएगा राम। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो एक बात और आती है यहाँ पर, जिसे उद्देश्य कहते हैं वो कर्ता के अंतर्गत आता है या कर्ता उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब जो कर्ता का विशेषण होगा अगर कोई, ठीक है, तो वो भी कर्ता विस्तार के अंतर्गत आएगा, वो भी सब्जेक्ट के अंदर या उद्देश्य के भीतर ही आएगा। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो यहाँ देखिए जो कहा किसके बारे में जा रहा है? व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। अब व्यक्ति का पहले विशेषण लगा दिया उसने कि परिश्रम करने वाला जो है, ठीक है। तो जो परिश्रम करने वाला जो है ये वास्तव में कर्ता का ही एक भाग है जो विशेषण का काम कर रहा है। तो सदा सफल होता है, तो ये आ गया उसका आगे प्रेडिकेट का भाग, कि मतलब होता क्या है, ये क्रिया भाग जो है वो आ गया। तो सदा सफल होता है, ये विधेय आ गया उसका। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। तो परिश्रम करने वाला ये कर्ता का विस्तार है। उद्देश्य के भाग आप बता रहे हैं, उद्देश्य के 2 भाग बता रहा है। एक कर्ता भाग रहता है उसका, और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित और भी यदि शब्द हो, ठीक है ना। तो एक तो कर्ता और कर्ता के पहले उसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द भी जो हैं वो भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। विधेय के अंतर्गत क्या आता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। बिल्कुल सही बात, जो आपको मैंने पहले भी बता दिया। पूनम किताब पढ़ती है, तो इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है, मतलब कर्ता को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी रह जाता है, जो शब्द रह जाते हैं वो सारे के सारे विधेय के अंतर्गत आते हैं।
इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। तो विधेय के अंतर्गत विधेय का विस्तार भी आता है। तो विधेय विस्तार में क्या क्या आता है? विधेय विस्तार में क्रिया आती है, क्रिया का विशेषण आता है, फिर कर्म आता है और कर्म के जो विशेषण होते हैं वो आते हैं। तो जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की, अब देखिए, तो लड़की जो है ये है, अब उसके बारे में कहा क्या जा रहा है? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ठीक है। तो गई कौन? लड़की। तो लड़की के विषय में कहा जा रहा है। अब लड़की की विशेषता के लिए जहाँ जैसे लंबे लंबे बालों वाली, ये उसका सारे के सारे शब्द जो हैं वो विशेषता बतला रहे हैं। इसलिए लड़की तक का जो भाग है वो आएगा उद्देश्य के अंतर्गत, और अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये आएगा विधेय के अंतर्गत। मतलब कर्ता हमारा जहाँ पर है वहाँ तक का सारा भाग जो है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसी के बारे में कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है वो विधेय के बारे में आता है, विधेय के अंतर्गत आता है। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार, अभी अभी एक लड़के बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर, ये जो है ये सारे का सारा इस विधेय का विस्तार है। चलिए आगे चलते हैं। विशेष आज्ञासूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा रहता है। अब ये आज्ञासूचक वाक्यों की बात कर रहे हैं कि यहाँ आओ, खड़े हो जाओ, ठीक है। इन दोनों वाक्यों में जिनके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहाँ ना जाने वाला तुम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये दिखाया हुआ कि वास्तव में यहाँ ये भी वाक्य है, लेकिन इसमें जो विधेय है वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाओ, ये जो है सारी उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ है और सिर्फ विधेय हमें दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में वाक्य ये भी है। तुम और खड़े हो जाओ, तुम आ या आप, अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है वर्ण छिपा हुआ है। इस तरह से ये भी पूरा ही वाक्य है, लेकिन इसमें उद्देश्य छिपा हुआ है। अब विधेय के भाग कौन कौन से होते हैं? पहले हमने जाना कि उद्देश्य के भाग कौन कौन से थे। कर्ता और कर्ता का विस्तार के अंतर्गत कर्ता के विशेषण आए थे। विधेय के अंतर्गत क्रिया आती है, क्रिया के विशेषण आएंगे। कर्म आता है और कर्म के विशेषण आएंगे, जहाँ उससे संबंधित जो भी शब्द होते हैं, ठीक है। पूरक जो होती है, क्रिया के पूरक आ सकते हैं, कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है वो, और पूरक का भी विशेषण, उस संज्ञा शब्द का भी कोई ना कोई विशेषण हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये विधेय के अंतर्गत जो है ये उसके भाग बताए हुए हैं कि इन शब्दों का प्रयोग जो है वो विधेय के अंतर्गत होता है। आइए हम तालिका से समझते हैं। नीचे की तालिका से उद्देश्य तथा विधेय सरलता से समझा जा सकता है। गाय घास खाती है, तो गाय तक का जो है कर्ता, तो क्या कर रही है वो, ये विधेय के अंतर्गत आ जाए, घास खाती है। तो सफ़ेद गाय हरी घास खाती है। अब देखिए, गाय घास कौन खा रही है? तो ये खा रही है, गाय खा रही है, तो सफ़ेद है वो। तो सफ़ेद गाय, गाय मतलब सफ़ेद और गाय ये उद्देश्य के अंतर्गत, हरी घास खाती है। अब घास किस तरह की है वो सारे का सारा जो है वो विधेय के अंतर्गत आएगा। तो कर्ता यहाँ देखिए, सफ़ेद कर्ता का विशेषण है, हरी घास कर्म है, और कर्म का विशेषण है हरी, तो खाती है क्रिया है। तो ये सारे विधेय के अंतर्गत आएंगे। वाक्य के अब भेद बता रहा है। अब वाक्य में के भेद रचना के आधार पर कह रहा है कि अब जो वाक्य हम रचना करते हैं, जहाँ वाक्यों में जो हम वाक्यों को देखते हैं जब, तो वो कितने प्रकार के वाक्य जो हैं वो रचना के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंसेज आते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद जो हैं वो बताए हैं। मिश्रित वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, और संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद थे, ठीक है, और उद्देश्य और विधेय के आधार पर 2 भेद थे। तो रचना के आधार पर अब वाक्यों के भेद। तो सबसे पहले साधारण या सरल वाक्य। तो साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया अवश्य रहती है, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जिसमें क्रिया और कर्ता रहें वह वाक्य जो है वो साधारण कहलाता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल या साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात। एक उद्देश्य एक विधेय, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये सीधा सीधा है। जैसे इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली जो है वो उद्देश्य आ गया और चमकती है ये विधेय आ गया। पानी बरसा, इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया आता है। ये साधारण या सरल वाक्य हैं, ठीक है। पानी बरसा, पानी उद्देश्य, वर्षा जो है विधेय। मिश्रित वाक्य के अंतर्गत क्या होता है कि
जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य अथवा तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर ये समझने की बात है कि उपवाक्य क्या होता है। तो जो भी दो या दो से अधिक जो वाक्यों का समूह होता है ना, उनके द्वारा जो एक वाक्य बनाया, दो या दो से अधिक वाक्यों से मिला हुआ वाक्य एक वाक्य जो है, दो तीन वाक्यों को मिला करके बनाया गया एक वाक्य जो होता है, वाक्य समूह जो होता है, वो वास्तव में वाक्य तो एक ही दिखाई देता है, लेकिन उसमें दो या तीन वाक्य जो हैं वो अपने रूप में वहाँ पर उसमें मिले होते हैं। तो वही जो दो तीन वाक्य जो हैं मिल करके एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, तो वो दो तीन वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। तो वास्तव में एक वाक्यों के समूह में जो सभी वाक्य होते हैं वो वास्तव में जिनका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वे उपवाक्य कहलाते हैं। तो उपवाक्य का मतलब ये होता है कि जिस वाक्य में एक कर्ता रहता है, एक क्रिया रहती है, वह उपवाक्य होता है। तो उसी तरह के एक उद्देश्य और एक विधेय वाले दो तीन वाक्य मिल करके जब एक वाक्य को बनाते हैं तो वो भी जो हैं वो वाक्य के उस एक उपवाक्य के उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो अब वो वाक्य जो हैं एक जो वाक्य समूह जो है, जो एक बड़ा वाक्य जो बना हुआ है, तो उसमें आने वाले जितने भी उपवाक्य होते हैं वे कुछ तो आश्रित होते हैं और कुछ मुख्य होते हैं। अब आश्रित वाक्य और प्रधान उपवाक्य जो होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है, या उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाक्य जो है आश्रित है और ये वाक्य जो है प्रधान वाक्य है, तो इनके बारे में आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने सरल वाक्य में ये जाना कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो जैसे अगर मैं मान लूँ कि राम खाना खाता है, ठीक है, तो अब इसमें एक उद्देश्य है राम और दूसरा उद्देश्य है खाना खाता है। तो सरल वाक्य में बच्चों एक बात और भी है, उसमें उद्देश्य ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही रहती है। जैसे मैं कहूँ सीता राम के साथ खाना खाती है, तो यहाँ पर देखिए तो राम भी यहाँ खाना खा रहा है, एक उद्देश्य ये है, और सीता भी खाना खा रही है, एक उद्देश्य ये भी है, लेकिन दोनों के द्वारा विधेय खाने का काम जो है, एक क्रिया जो है वो एक ही है। तो इस तरह से जो सरल वाक्य होता है उसमें भी क्या नाम विधेय जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं, इसको क्षमा चाहता हूँ, उद्देश्य जो है वो एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो एक ही रहती है। जबकि मिश्रित वाक्य जो होता है, मिश्रित वाक्य में उद्देश्य जो है वो एक ही रहेगा और विधेय जो हैं वो अधिक हो सकते हैं। ये भी बात यहाँ देखने में आएगी और इसको भी हम देखेंगे। मिश्रित वाक्य में उद्देश्य जो है वो एक ही रहता है, लेकिन विधेय जो है वो अधिक हो सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, देखिए एक या अधिक समापिका क्रियाएं वहीं आती हैं जहां पर विधेय जो हैं ज़्यादा हों। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि विधेय ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही हो सकता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा, मतलब मुख्य उद्देश्य तो रहता ही है और मुख्य विधेय भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा कह रहा है कि उसमें जो एक या एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं हों, तो समापिका क्रियाएं तो विधेय के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए विधेय का मतलब विधेय जो है एक से अधिक भी हो सकते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो देखिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें वास्तव में जो बात कही जा रही है वो मनुष्य के विषय में कही जा रही है कि ऐसे मनुष्य के बारे में ही बताना है कि जिसने नाम ना सुना हो प्रतापी राजा का। तो ये यहाँ पर विधेय जो है, जो नाम ना सुनने वाला जो है वो मनुष्य ही है, एक ही है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर विधेय देखें अगर हम
तो दो विधेय हैं, एक है मनुष्य है, दूसरा विधेय है ना सुना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी विधेय है। लेकिन यहाँ पर जो है एक विधेय और एक उद्देश्य तो है ही है। तो अब ये यहाँ पर देखना हमने कि नाम किसने ना सुना हो, वह कौन सा मनुष्य है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो वह कौन सा मनुष्य है, ये प्रधान वाक्य है। तो जिसने महाप्रतापी राजा का नाम ना सुना हो। तो बच्चों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जिस मतलब के मिश्रित वाक्य में जो क्रिया ना बदले वो प्रधान वाक्य होता है, और जो क्रिया बदल जाए वो आश्रित वाक्य होता है। तो हम इसका इस तरह से भी कह सकते हैं कि महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुनने वाला वह मनुष्य कौन है या कौन सा है। तो है जो है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन नाम ना सुनने वाला ये क्रिया जो है वो बदल रही है कि जिसने नाम ना सुना हो। तो बिना अभी तक महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुनने वाला वह मनुष्य कौन है या वह कौन सा मनुष्य है। तो वह कौन सा मनुष्य है, इसमें बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें बदलाव भी आ सकता है। तो जो क्रिया बदल जाए मिश्रित वाक्य में, मिश्रित वाक्य की पहचान के लिए हम ये जान सकते हैं कि जिसमें क्रिया बदल जाए, दो वाक्य होते हैं और वह वाक्य जो है आश्रित उपवाक्य होता है। जिसकी क्रिया ना बदले, जिसका जो है वो विधेय ना बदले, तो वह वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य, जिसकी क्रिया ना बदले वह प्रधान उपवाक्य, और जिसकी क्रिया बदल जाए वह आश्रित उपवाक्य होता है। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो ये वास्तव में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसने, जिसे, जिसको, जो, ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं। तो जो वाक्य इस तरह के शब्दों से शुरू हों उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वास्तव में ये जो उपवाक्य है ये एक तरह से वह के लिए ही आया हुआ है, जिसने। तो वह जो है ये मनुष्य जो है, मनुष्य की जगह ही जिसने का प्रयोग किया हुआ। तो ये संज्ञा के रूप में देखा जाए तो ये जो संज्ञा है मनुष्य, इसी की विशेषता बतलाने वाला ये वाक्य है कि जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो वह मनुष्य। तो वो मनुष्य का ही जो है ये वास्तव में विशेषता प्रकट कर रहा है। इस तरह से ये मिश्रित प्रधान वाक्य का आश्रित उपवाक्य तो है, लेकिन इसके साथ ही ये क्या नाम, विशेषण वाची उपवाक्य है, विशेषण वाची आश्रित उपवाक्य है। ये प्रधान वाक्य की विशेषता के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है, यहाँ उसका बोध करा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हों, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये है बताया हुआ कि जो वाक्य इन संयोजक शब्दों से जुड़े हों, मतलब जिन वाक्यों के पहले की लगा हो, जो लगा हो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, ये ऐसा लगा हो, तो वे वाक्य जो हैं आश्रित उपवाक्य होते हैं या गौण उपवाक्य होते हैं। ठीक है, इनको हम इनकी जो पहचान के लिए इन शब्दों को हम याद रख सकते हैं। तो इसमें एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। तो देखिए मैंने कहा ना कि इसमें विधेय जो हैं वो अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उद्देश्य है मिश्रित उपवाक्य में वो एक ही रहता है। और जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। देखिए, तो मैं जानता हूँ कि के आगे तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते ये आश्रित उपवाक्य है। ये की है इसके पहले जुड़ा हो, तो की के आगे का जितना भी वाक्य है वो सारे का सारा आश्रित उपवाक्य है। तो वास्तव में
ये मैं जानता हूँ ये प्रधान उपवाक्य हैं। ठीक है, तो उसी वही जानने वाला है, उसके बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी विषय के बारे में जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर प्रधान वाक्य है, और कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये एक तरह से मैं के ही रूप में जो है, मैं का ही जहाँ पर जो है वो एक संज्ञा के रूप में संज्ञा की जगह पर ये प्रयोग होकर के आ रहा है। ठीक है, तो जानता भी वही है, और किसके बारे में जानता है? दूसरे के बारे में जानता है कि भाई तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसके बारे में जानकारी रखने वाला कौन है? यही है, मैं ही, जो खुद जो है वो इस बात को कह रहा है। तो ये प्रधान उपवाक्य है, और की से शुरू हो रहा है ये वाक्य, तो इसलिए ये वाक्य आश्रित उपवाक्य है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखिए, अब जो से वाक्य शुरू हुआ, जो कमरा लड़के में बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है। तो यहाँ पर जो लड़का है वो उस लड़के के बारे में ही कहा जा रहा है कि वह मेरा भाई है। तो यहाँ भाई जो है, मेरा भाई, ये जो भाई है वो कौन है? वो एक तरह से संज्ञा के रूप में जो यहाँ पर आया हुआ है लड़का, ये संज्ञा के रूप में यहाँ पर जो है वो प्रयोग हुआ है कि जो लड़का कमरे में बैठा है। एक तरह से ये भाई के लिए ही विशेषण के रूप में ये वाक्य जो है वो यहाँ पर आया हुआ है कि जो लड़का कमरे में बैठा है। ये विशेषता प्रकट कर रहा है, ये भाई या वह मेरा भाई है। तो वह मेरा भाई है, ये जो प्रधान वाक्य है उसी की जो है ये विशेषता प्रकट कर रहा है कि जो लड़का कमरे में बैठा है। ये विशेषण के रूप में ये वाक्य आया हुआ है, इसलिए इसको हम विशेषण पदबंध भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य में जो है ये जो विशेषणवाची वाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो हैं ये आते हैं और इनका प्रयोग होता है। कहीं पर ये जो है संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं जैसे इस वाक्य में हो रही है, और कहीं पर जो है ये संज्ञा की जगह ही मात्र प्रयोग होते हैं जैसे की के शुरू होने वाले वाक्य, तो वो एक तरह से संज्ञा पर आश्रित उपवाक्य था। तो और ये जो है विशेषण आश्रित वाक्य है। तो प्रधान वाक्य है वह मेरा भाई है, ये प्रधान वाक्य है, और जो लड़का कमरे में बैठा है ये आश्रित विशेषणवाची उपवाक्य है। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो सही बात है, पहले जो मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। तो जो दूसरा वाक्य होता है गौण वाक्य जो होता है, आश्रित वाक्य जो होता है, उसे हम सहायक वाक्य भी कह सकते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, ठीक है, हाँ वो आश्रित होते हैं, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य में वास्तव में क्या होता है कि जो वाक्य आश्रित होते हैं वो मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं और तभी उनका पूरा अर्थ जो है वो देते हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें वह कौन सा मनुष्य है मुख्य वाक्य है और शेष सहायक वाक्य, क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है। ठीक है ना, जो लड़का कमरे में बैठा है, ठीक है ना, ये दूसरे वाक्य पर वह मेरा भाई है। तो वह मेरा भाई है, कौन मेरा भाई है? तो इसका ये इस विशेषण के रूप में आ गया फिर कि जो लड़का कमरे में बैठा है। तो इस तरह से जो से शुरू होने वाला वाक्य था ये, तो ये आश्रित उपवाक्य आ गया। अब आ गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बच्चों विशेषता जो है, सबसे पहले इसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक या एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा सरल वाक्य होता है जो उसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य होता है और अनेक विधेय होते हैं। लेकिन जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें अनेक विधेय भी हो सकते हैं और अनेक उद्देश्य भी हो सकते हैं।
ठीक है। और इनके जो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द रहते हैं, संयोजक अव्ययवाची शब्द रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा मिश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए जो संयोजक अवयवों का काम करते हैं वो हैं जैसे कि, जो, जिसने, जिसे, जहाँ, जब, हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो संयोजक अव्यय का काम करते हैं। लेकिन संयुक्त उपवाक्य में समुच्चय बोधक योजक अव्यय जो हैं वो काम करते हैं। जैसे और जो शब्द है ये अव्ययवाची शब्द है और ये समुच्चय बोधक योजक है, ठीक है ना। तो समुच्चय बोधक योजक अथवा विकल्पात्मक संयोजक भी रहते हैं, ठीक है ना। विकल्पात्मक संयोजक, विपरीतार्थक संयोजक भी जो है वो भी रहते हैं, समानाधिकरण संयोजक शब्द भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो संयोजक होते हैं ये भी एक तरह से कई प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस संयुक्त वाक्य में किन किन वाक्यों को जो है वो कौन कौन से वाक्य इसमें आते हैं। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होता है, वास्तव में सारे के सारे जो उपवाक्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप में प्रधान होते हैं। उनको यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो उनका अपने आप में भी पूरा अर्थ जो है वो निकलता है, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, जैसे कि सम्मिश्रित वाक्य में होता है। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयोजक अव्यय जो है इससे जोड़ते हैं इन वाक्यों को, तो इस तरह से ये वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों। तो देखिए ये संयुक्त वाक्य जो होते हैं ये सभी वाक्यों को जो है आपस में समेटे होते हैं। इसमें सरल वाक्य भी जुड़े रहते हैं, आश्रित मिश्र वाक्य भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो स्वतंत्र होते हैं, पर वो अपने आप में चाहे सरल वाक्य होगा वह भी स्वतंत्र होगा, मिश्र वाक्य भी यदि जुड़ा होगा वह भी स्वतंत्र रूप से होगा, वो किसी पर आश्रित नहीं होगा। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। देखिए अब इतना बड़ा वाक्य है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। यहाँ तक जो वाक्य है ये मिश्रित वाक्य है, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरे का पूरा मिश्रित वाक्य है। इतना वाक्य अपना पूरा अर्थ देता है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये किसी पर आश्रित नहीं है। अब आगे देखिए, दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो अब यदि हम इतना ही वाक्य बोलें कि दर्द इतना बढ़ गया है मेरा कि अब डॉक्टर को बुलाना पड़ा या डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या डॉक्टर बुलाना पड़ा, उसे इतना दर्द हो रहा था कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से और से जुड़ा हुआ है ये वाक्य। वास्तव में इन दोनों बड़े वाक्यों को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक अव्यय है, समुच्चय बोधक संयोजक अव्यय है जो इन दो बड़े बड़े वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये सरल वाक्य है कि दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये भी मिश्रित वाक्य, ये भी, इन दोनों मिश्रित वाक्यों को जोड़ने वाला और है, ठीक है। तो ये और जो है इससे ये दोनों वाक्य जुड़े हुए। तो यहाँ पर और हो, अथवा हो, या हो, एवं हो, इसलिए हो, क्योंकि हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितने भी अव्ययवाचक संयोजक हैं उनसे ये वाक्य जुड़े होते हैं। यहाँ एक लंबे वाक्य में संयोजक और है, इसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। ये देखिए, तो ये दोनों मिश्र वाक्य हैं क्योंकि की जुड़ा हुआ है यहाँ और यहाँ भी की जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मैं आया और वह गया, तो ये भी दो वाक्य हैं। इसमें मैं उद्देश्य है, आया विधेय है, वह उद्देश्य है, गया विधेय है। तो ये दो वाक्य हैं छोटे छोटे और के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। तो इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है,
वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें हर एक उद्देश्य विधेय जो है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वाक्य में, मतलब एक स्वतंत्र वाक्य इसमें जो है वो रहते हैं और वो अव्ययवाचक संयोजकों से जुड़े होते हैं। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो वास्तव में समानाधिकरण उपवाक्य उनको कहा जाता है। समानाधिकरण मतलब कि जिन वाक्यों का समान आधार है, मतलब कि जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। जितना मतलब कि वाक्य पहले वाला सत्ता अपनी रखता है, उतना ही जो दूसरा वाक्य है वो भी उसी आधार पर आश्रित है और उसका भी आधार इतना ही है, उसका भी वजूद इतना ही है जितना पहले वाले का वजूद है। एक दूसरे के वजूद पर या एक दूसरे पर भी आश्रित नहीं है, तो उनका आधार समान है, इसलिए समानाधिकरण वाक्य उपवाक्य हमने इनको कहा। और समुच्चय बोधक योजक से जो जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तरह से समानाधिकरण जो संबंध योजक है, समानाधिकरण जो संयोजक शब्द है, और ठीक है उसके द्वारा ये दोनों वाक्य जो थे वो जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं। और दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं या तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो संयोजक अवयवों का काम करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं। इनको याद रखना बच्चों। और जहाँ पर भी वाक्य में ये वाले शब्द ये संयोजक अव्यय आए वहाँ समझ लीजिए कि वह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और है संयुक्त वाक्य। प्रिय बोलो और पर सत्य नहीं, पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो, ठीक है ना, असत्य मत बोलो, है ना। तो इस तरह से पर से जो है ये जुड़ा हुआ है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता ना मिली। सफलता ना मिली ये एक स्वतंत्र वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया ये भी स्वतंत्र वाक्य है। किसी पर वे एक दूसरा जो है वो आश्रित नहीं है। उसने बहुत परिश्रम किया, अब दूसरा वाक्य है उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो किंतु के साथ जो है जो जुड़ा हुआ, किंतु को हटा भी दें तो भी इन वाक्यों में जो है वो कोई एक तरह से जो है वो हानि नहीं होती है, तो ये अपना स्वतंत्र अर्थ को देने में समर्थ रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आगे वाक्य के भेद, तो इस तरह से बच्चों हमने जाना कि जो वास्तव में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए थे। तो सबसे पहले जो उद्देश्य और विधेय बताने का जो प्रयोजन था वो यही था कि ये जो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य जो होते हैं इनमें वास्तव में उद्देश्य और विधेय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही रहता है, और जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही करता रहता है, परंतु विधेय क्रियाएं जो हैं, क्रिया भाग जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में जो है वो एक तरह से अनेक विधेय हो सकते हैं और अनेक ही उसमें जो है वो उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। जैसे दो वाक्यों से जुड़ा रहता है तो दोनों वाक्यों का अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है और एक अलग विधेय होता है। जो वाक्य जुड़ा होता है आगे और के साथ उसमें भी एक अलग उद्देश्य होता है और एक अलग विधेय होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम संयुक्त वाक्य में देखते हैं कि उनका अपना एक स्वतंत्र रूप होता है, जबकि मिश्र वाक्यों में एक प्रधान वाक्य रहता है और दूसरे उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य रहते हैं। तो बच्चों ये जो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य जो कह रहे हैं हम, उपवाक्य तो दोनों के लिए ही ये संज्ञा जो है ना, उपवाक्य की संज्ञा दोनों के लिए हो सकती है। मतलब उपवाक्य जो है वो आश्रित हो, एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रधान उपवाक्य जो है
वो कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है, इसको आप अलग अलग जो है वो जान सकते हैं। तो जो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। खासकर ये मिश्रित जो वाक्य होता है उसी में जो है वो आश्रित उपवाक्य संज्ञा के रूप में आते हैं। कई बार जो है वो आश्रित उपवाक्य जो है वो वाक्य में संज्ञा के जगह प्रयोग होता है, और कई बार जो है वो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य का विशेषण बन के प्रयोग होता है या विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और कई बार वही आश्रित उपवाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषण के रूप में जो है वो काम करता है। तो जो हमने पहले कर्ता विस्तार, उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, है ना, विधेय और विधेय विस्तार के बारे में पढ़ा था ना, बस ये उसी भाग पर आधारित होते हैं। क्योंकि जो उद्देश्य विस्तार होता है उसमें कर्ता का ही विशेषण आता है, ठीक है। तो विधेय विस्तार में कर्म आता है और कर्म के विशेषण आते हैं, क्रिया आती है और क्रिया के विशेषण आते हैं। तो इस तरह से जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वाक्यों के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आगे हम चलते हैं अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो बच्चों पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझे, अभी हम अर्थ के आधार पर समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर भी कुछ होते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया रहती है और एक जो है वो उद्देश्य रहता है, कर्ता रहता है, और जिसमें कई बार स्वीकारात्मकता का भाव रहता है, स्वीकारात्मकता का भाव रहता है। जैसे वह जाता है ना, सूरज चढ़ता है, ठीक है ना। एक तरह से जो है वो उसमें एक साधारणता का भाव जो है वो हमें उस वाक्य में दिखता है, ठीक है। तो एक क्रिया और एक कर्ता जो है उसमें होता है, या अधिक कर्ता भी हो सकते हैं, क्रिया एक भी हो सकती है, पर उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें स्वीकारात्मकता रहती है। और दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है, नकारात्मकता का बोध होता है, जिस वाक्य से हमें कार्य के मना होने का या कार्य के न होने का बोध होता है। जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, ठीक है ना, तो तुम वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो एक तरह से ये रोका जा रहा है, निषेध का जो है वो इस निषेधात्मकता का बोध जो है इस वाक्य से हो रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के माध्यम से किसी को प्रश्न पूछने का जो है वो जिक्र होता है, या प्रश्न पूछने का बोध का हमें बोध होता है। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे जो हैं वो क्या, क्यों, कैसे, ये ऐसे जो हैं वो प्रश्नवाचक शब्दों का इसमें जो है ज़्यादातर प्रयोग होता है। आज्ञा सूचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, ठीक है, और एक तरह से जो है किसी प्रकार का इसमें वो आता है आज्ञार्थक वाक्य वही वाक्य होते हैं जिनमें वाक्यों के माध्यम से जो है किसी को किसी कार्य को करने का आदेश दिया जाता है, उसे आज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो संकेतात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य को करने संबंधी संकेत जो है वो हमें मिलता हो। संकेत पहले मिला है, जैसे यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। तो मतलब यहाँ पर जो है एक संकेत की बात करी है कि ऐसा होता यदि तो फिर ऐसा होता। तो ये एक संकेत था वर्षा के होने का, तो तभी दूसरा कार्य जो है वो संभव होता। तो इस तरह से संकेत मिलता है इन वाक्यों में, जिन वाक्यों के दो माध्यम से संकेत का बोध हो उसे हम संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बताया हुआ है, एक कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है, उस शर्त के
बोध से ही हमें जो है ज्ञान होता है कि ये वाक्य संकेतात्मक वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य, और जिन वाक्यों में हर्ष, प्रसन्नता, शोक आदि के जो भाव हैं वो प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, तो ये भी जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने के विधान का पता चलता है कि कोई कार्य जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। तो उन वाक्यों को विधान सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम गा रहा है, सीता खा रही है, तो ये इसमें एक तरह से उनके गाने और खाने का बोध जो है वो हो रहा है, तो उन्हें हम विधान सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा जो है वो प्रकट की जाती है, ठीक है ना। जहाँ दूसरे के लिए जो है कुछ कामना की जाती है, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, है ना, भगवान मुझे सफलता प्रदान करे। तो इस तरह की जो इच्छाएं की जाती हैं, कामनाएं जो जिन वाक्यों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं, वे वाक्य इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें कोई साधारण ढंग से बात कही जाती है, सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने बाली को मारा, तो सीधी सीधी बात है, सरल बात है इनमें कही हुई। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी वाक्य के न होने या करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगा, मैं आज घर नहीं जाऊंगा होना चाहिए था, आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगा। अच्छा, पूरा वाक्य है ये, एक तरह से एक ही वाक्य बनाया हुआ है, फुल स्टॉप तो रखा हुआ है। आज वर्षा नहीं होगी इसलिए मैं आज घर जाऊंगा, या ये समझ लीजिए। तो नहीं तो आज मैं घर नहीं जाऊंगा, दो वाक्य बनाते हो तो फिर दोनों में जो है वो नहीं लगाना। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। अच्छा, आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, नहीं ये क्या है, ये नहीं होगा। आज्ञावाचक वाक्य जो हैं वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी को आज्ञा देने की प्रार्थना की जाती है। तो आज्ञा देने की आज्ञा, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, बड़ों का सम्मान करो। तो ये वास्तव में जो है ये वाक्य जो हैं ये आज्ञा सूचक वाक्य नहीं है। आज्ञा सूचक वाक्य तो ये होते हैं, ये उदाहरण मुझे लगता है कि ये जहाँ गलत उदाहरण जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि तुम अपना काम करो, ठीक है ना, बड़ों का सम्मान करो, ये आज्ञा सूचक वाक्य हो सकता है इसमें, क्योंकि उपदेश की बात कही जा रही है। परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, ये भी उपदेश की बात कही जा रही है। लेकिन ये वाक्य वर्षा होने पर ही फसल होगी, ये जो वाक्य है ये वाक्य मुझे लगता है कि ये आज्ञा सूचक में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें किसी को आज्ञा तो दी नहीं जा रही है ना, वर्षा होने पर ही फसल होगी, ये एक तरह से संकेतात्मक वाक्य जो है वो है। तो आगे हम देखते हैं संकेतात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में शर्त संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। तो यही सही बात है कि दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया पर निर्भर रहती है। यदि परिश्रम करोगे, ठीक है ना, ये ऐसा करने पर ही तुम्हें सफल होंगे, ठीक है। तो यदि परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, जैसे मैं ये कह रहा था, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, ये वास्तव में संकेतात्मक वाक्य का उदाहरण है। तो पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, ठीक है ना, ये भी एक तरह से संकेत दिया जा रहा है, कोई काम था आवश्यक, है ना, तो तभी आवश्यक काम होगा कोई तो वो हो जाता है, यदि पिताजी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, ये संकेत की बात है। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। तो हर्ष, शोक के भाव यहाँ पर प्रकट किए गए हैं इन वाक्यों में, इसलिए ये विस्मयादि बोधक। विधान सूचक वाक्य, ठीक है ना, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, ठीक है, तो ये विधान सूचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें किसी कार्य के होने का विधान जो है वो पता चले।
जैसे मैंने दूध पिया, तो यहाँ पर मेरे द्वारा जो है वो एक कार्य के होने का पता चल रहा है कि दूध को मैंने पी लिया है। तो इस तरह से मैंने दूध पिया, ये यहाँ पर एक विधान का हमें बोध हो रहा है, सूचना प्राप्त हो रही है किसी कार्य के होने की। वर्षा हो रही है तो वर्षा के होने की सूचना मिल रही है, क्रिया जो हो रही क्रिया है इसके द्वारा। तो जहाँ क्रिया के द्वारा कोई सूचना प्राप्त हो उन्हें जो है विधान सूचक वाक्य कहा जाता है। राम पढ़ रहा है, तो यहाँ भी पढ़ने की क्रिया हो रही है, उसकी बारे में सूचना मिल रही है राम के बारे में कि वह पढ़ रहा है। तो ये जो सूचना का बोध हो रहा है राम के द्वारा किए जाने वाले कार्य का, तो इसे हम विधान सूचक वाक्य कहते हैं। जब विधान सूचक वाक्य ये उदाहरण के रूप में यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, तो इस तरह से ये इच्छा प्रकट की गई है इन वाक्यों में, तो ये इच्छार्थक वाक्य हैं। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं बच्चों, ये जैसे वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, जो शब्द हों उनमें अर्थ देने की शक्ति होनी चाहिए। यदि कोई कहे कि वह जल से सींचता है तो सही बात है, यदि कहे कि आग से सींचता है तो ये वाक्य जो हैं इसकी सार्थकता और योग्यता के आधार पर ये अशुद्ध कहलाएगा। तो शब्दों की सार्थकता होनी चाहिए, उनमें अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे जल में सींचने की योग्यता है, ना कि आग में सींचने की योग्यता है। ठीक है, आकांक्षा होनी चाहिए, मतलब एक शब्द सुनने के बाद वाक्य में दूसरे शब्द को, यदि हमने सिर्फ कर्ता के बारे में सुन लिया और उसके आगे वाक्य में कर्म और क्रिया के बारे में नहीं सुना, तो वह वाक्य भी हमारे लिए अधूरा है, उसे भी हम वाक्य नहीं कहेंगे सिर्फ कर्ता का उच्चारण करके। कि जैसे राम घर, आगे बोलना ही नहीं कुछ, तो जो आकांक्षा थी विधेय के बारे में भी जानने की, वो हमारी पूरी नहीं हुई, फिर ये वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ये आकांक्षा वाला तत्व भी आवश्यक है। निकटता का बोध होना चाहिए वाक्य के अनिवार्य तत्व में, मतलब एक शब्द जब बोला तो जस्ट उसी के साथ जो है वो दूसरा शब्द लिखने में भी, जब हम एक शब्द जो है यहाँ लिखें तो ये नहीं कि दूसरा शब्द 2 इंच के बाद आगे जा कर के लिखें। जहाँ एक शब्द अभी बोला तो दूसरा शब्द जो है, जैसे राम, फिर थोड़ी देर बाद घर, गया, ऐसे बोला तो वो भी वाक्य नहीं कहलाता। तो वाक्यों में शब्दों में निकटता का संबंध होना चाहिए, एकदम जो है उनमें समीपता रहनी चाहिए, ध्वनियों में भी, बोलने की भी समीपता और लिखने की भी समीपता उनमें रहनी चाहिए। तो एक पादक्रम रहना चाहिए वाक्य में, जैसे हिंदी का पादक्रम है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। तो अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में जो है पहले सब्जेक्ट कर्ता आता है, फिर वर्ब आता है, क्रिया आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपनी हर एक भाषा का एक अपना क्रम है। अन्वय आता है, मतलब वाक्य में आने वाले जो शब्द हैं उनमें अपना कारकीय संबंध जो है वो रहता है। तो कारकीय संबंध जो है, कर्ता रहता है, क्रिया रहती है, कर्ता क्रिया कर्म तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके बीच में जो कारक के चिन्ह रहते हैं, जो कारकीय संबंध रहता है, सब शब्दों का संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो शब्द बीच में आते हैं इन सब के, वो एक तरह से कारकीय संबंध के बोधक होते हैं। तो उन्हीं से जो है वो अन्वय मैंने संगति, तो शब्दों का अपना पारस्परिक संबंध को भी बतलाने वाले जो बीच में तत्व रहते हैं, कारकीय जो अंश रहते हैं, तत्व रहते हैं, वो भी वाक्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो कि सीता ने गीता को मारा, तो अब सीता ने गीता को, अगर ने और को यदि काट दें हम, तो अन्वय जो है वो कारकीय संबंध जो है वो आपस में शब्दों का, कर्ता कर्म का, वो हम प्रकट नहीं होगा। ने को भी जो है वो वास्तव में एक सही अन्वय जो है उन्हीं से फिर होता है जब वो उनका प्रयोग हम करते हैं। तो कारकीय संबंध का महत्व भी जो है वाक्य में आवश्यक है, एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जाना कि वाक्य की जो है वो क्या नाम, रचना के आधार पर उसके भेद कितने होते हैं और अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, और वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनके बिना हम वाक्य की पूर्ति जो है वो नहीं हो सकती। तो आपके जो पाठ्यक्रम में था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो यदि इसमें कोई आपको
कठिनाई अनुभव हो समझने में तो मुझे आप बताएं, तो मैं पुनः आपको जो है इनको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।